कोई ऐसा बड़ा रिजेक्शन जो आपको लगा कि यार वो समय में मेरे को ऐसा हुआ? मैंने लंदन में ऑफिस डाल दिया था 93-94 में जी। और वहाँ मैंने अपनी टीम अपने स्टाफ को भेजा। वो 96 में मुझे बंद करना पड़ा। वो बिल्कुल शटर हो गया था ऑफिस, बिल्कुल एब्सोल्युटली आई लॉस्ट वेरी मच बिग मनी देयर, जीरो हो गया था। और फिर वहाँ पे जो माल पड़ा हुआ था मैंने सारी टीम को हटाया बिकॉज दे वर नॉन परफॉर्मिंग, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे एज पर द सेटिस्फेक्शन। अब माल तो पहुंच गया वहाँ, इधर मीटर सबके डाउन हो गए, बैंक के भी पैसे देने। तो आई वेंट टू लंदन। 7 महीने में लंदन रहा। मैंने थड़ियाँ लगाई वहाँ पे, फ्लेयर मार्केट लगती है वहाँ हर वीक में 2-3, तो बकायदा उसमें क्या वैन आती है, आपको आप अपने पीस उसमें डालो, लेके जाओ, वहाँ पूरा स्टॉल सेट करो, टेंट्स वगैरह आते हैं, स्टॉल लगा के वो माल वहाँ बेचा है अपने हाथों से एक एक पीस स्टॉक को रिलीज करने के लिए, ताकि बैंक की पेमेंट्स हो सके या मार्केट वालों की पेमेंट हो सके। दैट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फेज। मगर पीछे मुड़ के 7 महीने लगा रहा मैं वहाँ, जब ऑलमोस्ट सारा स्टॉक मेरा 70-80% लिक्विडेट हुआ, दो एट अ वेरी लेस प्राइस बट सारा पैसा मैंने बैंक को भेजा, टोटली 100%। बैंक वाला 25,000 रुपए मेरे छोटे भाई को हर महीने देता था। वो मैंने डील कर ली थी वहीं मैनेजर से जी कि मैं एको पैसा नहीं रखूंगा, आई विल सेंड ऑल दी मनी टू दी बैंक अगेंस्ट दी आउटस्टैंडिंग। ये 25,000 रुपए मेरे घर का खर्च है, मैं तो यहाँ लगा हुआ हूँ, तो वही साइड आई विल गिव। वो 25,000 मेरे छोटे भाई को देता था और मैंने वो सारा माल लिक्विडेट करके वो इनकी पेमेंट सब नक्की किया। देन कुछ एक बायर्स मिले, इनको मैंने कहा कि मेरे पर्सनलाइज टर्म्स हो ही जाते, हालात ठीक नहीं है, बुरा हाल हो गया, तो दे गेव मी एडवांस पेमेंट 50%। वहाँ से फिर कैरियर की शुरुआत करी। तो बस वो यही है कि पीछे मुड़ के मतलब लगे रहो मुन्ना भाई, जो कहते हैं ना, फाइटिंग स्पिरिट, जी जी जी, डेडिकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्टाइल इंडिया चैनल में आप सभी का भव्य स्वागत है, पावर्ड बाय श्री राधा कृष्ण एजेंसी। आज स्टाइल इंडिया फैशन चैनल के बारे में आप जैसा जानते ही हैं, ये एक फैशन की दुनिया का चैनल है जिसमें इंडियन टाइकून्स, फैशन इंडियन टाइकून्स आते हैं। आज हमारे बीच विशेष मेहमान हैं जो समझिए सेल्फ मेड एक्सपोर्टर, गारमेंट की इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, राजीव दीवान सर। राजीव दीवान सर का मैं भव्य स्वागत करूंगा, इनको नमस्कार करूंगा। एक 4 डिकेड से राजीव दीवान सर काम कर रहे हैं गारमेंट में। इन्होंने ही अपना बिजनेस चालू किया और आज बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए। एक्सपोर्ट इन्होंने सभी कंट्रीज में किया। इसके अलावा ये गारमेंट एसोसिएशन के गेयर के प्रेसिडेंट रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और एजिस और जयपुर कुर्ती मैन्युफैक्चर के मेंटर हैं। राजीव दीवान साहब का एक 37 साल का 1987 से इन्होंने बिजनेस चालू किया, एक लंबा एक्सपीरियंस है। आप सबको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सतीश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये ऑनर दिया कि इस माध्यम के थ्रू मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं, तो थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द शो। सर, मैं लंबी बातें करते हुए मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को ये पता लगे कि दीवान साहब की जर्नी कैसे चालू हुई, उन्होंने क्या क्या फेस किया, उनके क्या गुड एक्सपीरियंस, क्या बैड एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है, और जो एक्सपोर्ट की दुनिया में आना चाहते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो दीवान साहब से मैं पहले पूछना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनको इंस्पिरेशन कैसे आई कि मैं एक्सपोर्ट में ही आऊँ? सतीश जी, अपने आप में एक प्रोसेस है, एक कुछ जादू है जो हुआ है। ऐसा कभी प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ, बट यस, आने के बाद पूरा एक सिस्टम से काम करने का वो किया एंड बस गारमेंट लाइन में आ गए। तो उस टाइम पे तो एक्सपोर्ट्स मेनली हुआ करता था, एक्सपोर्ट्स में ही थे हम। अभी तो खैर हमने गारमेंटिंग के सारे डिविजन्स टेक ओवर किए हुए हैं। वी आर इनटू लाइक डोमेस्टिक अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं, प्लस ब्रांड्स का काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स तो ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट लव है एंड वी आर देयर। एक बहुत बड़ी जर्नी है, ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स जैसा आपने बोला इस लाइन में हो गए। एक प्रोसेस है, पेन का, स्ट्रगल का, बट डेडिकेशन, माइंडसेट, एंड डिटर्मिनेशन के
गारमेंट एक्सपोर्ट्स का ही काम करना है इनिशियली, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो खैर गारमेंटिंग हो गया बेसिकली। जी जी। तो एक प्रोसेस है सतीश जी, वो भी मैं यहाँ शुरू करूँगा तो हमें बहुत जी, पर दर्शक चाहेंगे सर आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखें। एक्सपीरियंस तो देखिए, पेशेंस और वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है जी। उसके बिना तो कुछ अचीव नहीं होता। और आजकल मैंने नॉर्मली देखा है यंगस्टर्स को एकदम शॉर्टकट पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, विच इज रॉन्ग। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जी सर। स्ट्रगल है, स्ट्रगल के टाइम पे आप ये मान के चलिए कि परमात्मा आपका इम्तिहान ले रहा है, यू नो, दैट्स अ टेस्टिंग टाइम। उसी के बाद वो निखरेगा। तो इसलिए एक प्रोसेस है, ठीक है। एंड आई थिंक एवरी सेल्फ मेड फर्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं, एवरी फर्स्ट जनरेशन को स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, बट माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, then there is no limit. That's what I can say as per my experience. Because I am an old school of thought. Traditional बंदा हूँ, कोई नया जेट सेट, कोई माइंडसेट है नहीं, तो उसी फीलिंग से चले। एंड टचवुड आज by the grace of God everything is fine. We are doing very good. मैं बताना चाहूँगा मामार्ट्स करके जो सर की फर्म है चंद्रलीला और मामार्ट्स पड़ती है, सर ने अभी 2 ब्रांड लॉन्च करे हैं डोमेस्टिक के लिए, एक मिश्री एंड एड्यूस। दोनों ब्रांड बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक में एथेनिक प्लस इंडो फ्यूजन है, एक में वेस्टर्न है। डोमेस्टिक लेवल पे सभी जगह प्रेजेंस है, सभी स्टोर में प्रेजेंस है। उसके अलावा और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सर लोग काम करते हैं, जैसे बड़े ग्रुप्स के लिए, रिटेल्स, बड़े स्टोर्स के लिए उनको ऑर्डर बेसिस भी माल बनाते हैं। जो इंडिया के बड़े टॉप लेवल के सब्जी स्टोर लाइंस के ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, उन सब के लिए काम करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर बेसिस सभी कंट्रीज में काम करते हैं। और पर सर बताइए, जैसे अपन ने काम शुरू किया तो कैसे स्टार्ट किया? एक बार कोई नया बच्चा आना चाहता है एक्सपोर्ट में, तो वो क्या करे, कैसे आए? और वो हर आदमी की एक चाहत होती है मैं दीवान साहब बनूं, तो दीवान साहब कैसे बनेगा बच्चा, ये बताइए। सर वो ठीक है, मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो 2 ब्रांड हमने लॉन्च किए, जैसा आपने बताया, मिश्री एंड एड्यू। तो मिश्री जो है वो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव विद गुड स्टाइलिंग एट कॉस्ट इफेक्टिव एथनिक फ्यूजन कन्वर्जन ब्रांड है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। एंड एड्यू जो है वो हमारा थोड़ा हाई एंड ब्रांड है, जिसमें थोड़ा स्टाइलिंग, एम्ब्रॉयडरीज, डिटेलिंग काफ़ी इंट्रिकेट है। तो इस तरह से 2 ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, मिश्री एंड एड्यू। ये तो हुई एक बात। अब दूसरा आप कह रहे हैं इंस्पिरेशन की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये मैं आपको पहले अभी भी बोला मैंने आपको कि ये एक माइंडसेट का गेम है। सबसे पहले यंगस्टर्स को मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि वो जब भी आए इस लाइन में तो डिटरमाइंड होके आए कि उनको इस लाइन में अचीव करना है, कंसिस्टेंसी रहे। एब्सोल्युटली। एंड जो एक्सपोर्ट का बेस है वो हम लोगों, मैं अपने केस की बात करता हूँ, वो हम लोगों के लिए बहुत ट्रेंड सेटर रहा है। और बहुत हमें आगे डोमेस्टिक में आने में हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ उससे, बिकॉज सारे सिस्टम जो एक्सपोर्ट्स के हैं, जो कॉम्प्लायंसेज होती हैं, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपोर्ट की नॉलेज है, ड्रॉबैक है, दूसरे जो चीज़ें हैं, तो फैक्ट्री को हमने पूरा अपने एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड से गियर अप किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा जो भी यंगस्टर आए वो डिटरमाइंड होके आए कि उन्होंने क्या करना है, यू नो। ये नहीं कि आज ये कर रहे हैं कल वो कर लेंगे, परसों नहीं। एज आई सेड देयर इज नो शॉर्टकट। तो एक डिटर्मिनेशन, विल पावर स्ट्रॉन्ग लेके अपना इस लाइन में आए। बहुत अच्छी लाइन है, इवन डोमेस्टिक गारमेंटिंग की बहुत अच्छी लाइन है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। वो आप अपने ओमनी चैनल के हिसाब से आप अपने आप को एकोमोडेट, एडजस्ट करना पड़ता है, करेंगे। आई एम सॉरी, ओल्ड मैन, यू नो, इट हैपेंस लाइक। तो एंड डेफिनेटली गारमेंट की जो डोमेस्टिक की लाइन है वो मैं फिर बोलूँगा बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी मार्केट है, मगर डिटर्मिनेशन, माइंडसेट, डेविएशन नहीं है, नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ आए तो दिस लाइन इवन टुडे इज अ वेरी गुड लाइन, देयर इज नो लिमिट टू दिस लाइन। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस, फेथ नहीं खोएं। जी सर, जी सर। नो स्मार्ट वर्क विदाउट हार्ड वर्क। जैसा दीवान साहब ने कहा, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। आज हर आदमी चाहता है जैसे राजीव से राजीव दीवान साहब बने। आपने बिजनेस है, आपकी बिजनेस स्टोरी सुनना चाहेंगे लोग। आपने घर से स्टार्ट किया जैसा मुझे पता है, पहला गारमेंट कैसे बनाया, पहला बायर कैसे आया, थोड़ा सा
अपने मतलब लोगों का बहुत बहुत चाहत है कि एक्सपोर्टर बने, और हम चाहेंगे, लोग चाहते हैं मैं भी दीवान साहब बनूं, तो वो दीवान साहब कैसे बनेगा आदमी, वो बताइए पीछे क्या दुख है, कहाँ से आपने सक्सेस चालू करी, आपने जब अपने घर से बिजनेस चालू किया जैसा मुझे पता है, जैसा, और आपने एक एक गारमेंट बनाया होगा, या पहले क्या क्या स्ट्रगल आया होगा? मैंने घर से नहीं, घर के गैरेज से शुरू किया। वंडरफुल सर। इट वाज ओनली एज अ जॉबर, यू नो। सर मैं कहना चाहूंगा जितने भी इंडिया वर्ल्ड के टॉप ब्रांड है वो गैरेज से ही चालू हुए हैं, चाहे आप कोई भी मोबाइल ले लो कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, तो सर दैट इज अ ग्रेट सर। सतीश जी वो तो दूसरे ब्रांड्स का तो पता नहीं, मुझे मेरा पता नहीं, वर्ल्ड के सर जैसे आई नो, यस सर, यस दे हैव स्टार्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल सर, एंड गैरेज से स्टार्ट किया सतीश जी। उस टाइम पे पैसा नहीं होता था जी सर, और मार्केट का फीडबैक नहीं होता था। जो करना है आपको खुद ही करना है, आपके पास कोई औजार नहीं होता था, मतलब दैट वाज द टाइम। आई मीन फाइनेंशियली तो आई वाज वेरी वीक। पेरेंट्स का सिर्फ संस्कार, ब्लेसिंग्स थी, जिससे आज मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड खुद ही बस वो लड़के हालात से, और गारमेंटिंग का पहले तो जॉबिंग किया, फैब्रिकेशन किया दूसरे एक्सपोर्टर्स का, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके, बिकॉज एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, आई वाज एब्सोल्युटली रॉ, नया आया था इस लाइन में। एंड वहाँ से फिर मैंने अपना प्रोसेस, यू नो, एक सिस्टम जो होता है एक्सपोर्ट का, कि हाउ टू गो अबाउट इट, बायर्स को कैसे लोकेट करें, कि उस टाइम पे कोई कंप्यूटर या वो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी कम था, कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी के नाम पे। इट वाज ओनली फैक्स वाज द ओनली वाया मीडिया एंड फोन कॉल्स, और फोन भी बुक करा के एंड फिर वो वेट करके और वो कॉल्स होती थी। तो दैट वाज अ डिफरेंट एरा, एंड उसमें स्ट्रगल फेज तो बहुत था, क्योंकि एज आई सेड मेरे पास कुछ भी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड, एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय पेरेंट्स। एंड अब वो तो स्ट्रगल तो देखिए मेरे ख्याल से हर जनरेशन को करना पड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट में। अब वो उसमें फेजेस हैं, गैरेज से स्टार्ट करके फिर किराए के फैक्ट्री लेके 4 कमरों की जवाहर नगर में, रेजिडेंशियल एरिया, एंड That's how the process started. तो फर्स्ट बायर का क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट कहते हैं कि फर्स्ट लव एंड फर्स्ट बायर। बहुत खराब एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट विद द फर्स्ट बायर, बिकॉज हमारे टाइम पे क्या मीटिंग्स होती थी, बातें होती थी, पैसे आ जाएंगे, हो जाएगा, वो सब चलता था, यू नो। इट वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सेगमेंट। वो तो धीरे धीरे अपने को चेंज किया एंड सिस्टम में लाए। तो इट वाज दैट फेज, एंड वो फर्स्ट बायर के साथ तो आई हैड अ वेरी बैड, मैं वही बता रहा हूँ ना, स्ट्रगल फेज, यू नो। बट यही सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली आगे इम्प्रूव करेंगे, एंड वी डेफिनेटली इम्प्रूव विद द सिस्टम्स, यू नो, वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग का धीरे धीरे बेस बना के उस प्रोसेस से आगे बढ़े हैं। सर जैसे सॉरी, दीवान से दीवान साहब जो बने, ये तो आई डोंट नो, आई एम अ गॉड फियरिंग मैन। वो तो परमात्मा ने ही कुछ वो किया एंड दीवान साहब बना दिया। बाकी मैं तो वही दीवान हूँ, सतीश जी जो पहले था आज भी वही हूँ। देयर इज नो चेंज इन मी व्हाटसोएवर। देखिए ये तो दीवान साहब का बड़प्पन है, ऐसा कह रहे हैं। एक बात पूछना चाहूंगा मैं, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होती है गारमेंट में, और इंडस्ट्रीज को कैसे गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, और राजस्थान सरकार या रीको में जैसे अपन जमीन लेते हैं उसमें, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नए आदमी का स्टार्ट तो कैसे भी होगा, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए क्या आप रास्ता बताएंगे, और इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए इंडस्ट्रियल तो जो सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं वो तो होते ही हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप में वो फील होनी चाहिए, क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है, अभी तक अनऑर्गेनाइज मार्केट गारमेंटिंग का ये कहा जाता है कि भाई ये अरे चलता है, बना दो, ये कर लो। नहीं, अब ये सब चेंज होने वाला है, ट्रेंड इज चेंजिंग। अब हमें मेथोडिकल होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, एंड उसके बिना आप आगे डिज़ाइनिंग में इम्प्रूवमेंट्स, प्रिंट्स में, स्टाइलिंग में, सब में एवरीडे बेसिस इम्प्रूवमेंट्स अब रिक्वायर्ड हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि भाई वो चल रहा है, धर्रा चल रहा है।
एक्सपोर्ट्स में जो सर्टिफिकेशन की बात है वो देखिए सारे लाइसेंसेस हर बायर की अपनी खुद की कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, हर कंट्री वाइज अलग अलग होती है? कंट्री वाइज, बायर वाइज, इवन बायर फ्रॉम द सेम कंट्री उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, बट एक बेसिक नॉर्म्स जो हैं जैसे पीएफ, ईएसआई, वुमेन टेक केयर करना एंड कॉम्प्लायंसेस के, और पीएफ, ईएसआई, फायर, पॉल्यूशन रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, आईएसओ सर्टिफिकेट्स, आईएसओ, वो तो बेसिक है, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं तो बायर की एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट के, देन आपका अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरबीआई में हर जगह, वो एक प्रोसेस है, वो पूरी लिस्ट है 8-10 चीज़ों की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, वो आपको करवा के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बायर से प्रेफरेंस मिलता है इफ़ यू आर रियली फॉलोइंग दी सिस्टम्स, लॉज, बाय लॉज, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो वो है प्रोसेस पूरा एक्सपोर्ट्स का, जो कि मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में इतना सब नहीं है जी सर, जो मैंने देखा है। क्वालिटी कॉन्शियस है, प्रोडक्ट कॉन्शियस है, प्राइस कॉन्शियस है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट के मुकाबले में आई डोंट नो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक वो सिस्टम लैकिंग है, कुछ टाइमली डिलीवरीज, मतलब वो प्रोसेस में आने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी डोमेस्टिक गारमेंटिंग वाले इस प्रोसेस में आए उतना बेटर है उनके लिए। टाइमली डिलीवरीज एंड क्वालिटी मेजर्स बहुत, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। सही बात है, 100%। अगर आपकी क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही तो कोई भी बायर, चाहे आपके कितने ही पर्सनल टर्म्स हो, कितना ही कुछ हो, वो आपको कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो गारमेंट जो एक्सपोर्ट्स है वो नॉर्मली क्रेडिट बेस रहता है या कैसा, मतलब पेमेंट्स कैसे मिलती है आम आदमी, मतलब जो एक नया बच्चा है उसको पता नहीं है? देखिए इसका अगर नॉर्मली जो प्रोसेस चलता है अगर छोटे ऑर्डर्स हैं जी, 2-5-10 हज़ार डॉलर तक के जी, तो वो एडवांस पेमेंट पे भी होते हैं 20-30%, जैसा आप नेगोशिएट कर लें 50%। बैलेंस ऑन डिलीवरी भी होता है इंस्पेक्शन के बाद, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी बायर बैलेंस पेमेंट रिमिट करता है जी। बड़े ऑर्डर्स जो नॉर्मली हैं वो एलसी बेस्ड होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, उसमें आपस में जो भी आपके टर्म्स कंडीशन सेटल होते हैं 30 डेज 60 डेज एट साइट, डॉक्यूमेंट उसके बैंक में लगे, उसने पेमेंट कर दी, दैट इज एट साइट, और 30 डेज मांग रहा है, जो भी आप उनसे डील करते हैं वो एज पर एलसी बैंक के थ्रू शिपमेंट जाती है, तो उसका एलसी का ये सिस्टम। तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है या फंडिंग रहती है? देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी एमएसएमई के लिए कर रहे हैं, सरकार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जैसे शोज होते हैं बाहर, स्टेट गवर्नमेंट उसमें बेनिफिट, उसमें आपको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पर शो देती है जी। प्लस अदर ड्रॉबैक है जो कि अभी तो बहुत कम कर दिया, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी इट्स लाइक 2-2.5-3% ड्रॉबैक है। कुछ लाइसेंसेस के अगेंस्ट में कुछ 2-3% मिलता है, तो सरकार इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, यू नो, कर ही रही है और करती है। रीको का सपोर्ट जैसा आपने बोला बहुत पॉजिटिव है, अभी रीको वालों ने ये डिक्लेयर भी किया है कि वो लैंड इन्वेस्टर्स को, जेन्युइन इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करके दे विल अलॉट दी लैंड, एंड पॉलिसीज काफ़ी लिबरल हैं उनकी। स्टेट गवर्नमेंट इज डेफिनेटली सपोर्टिंग अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे अभी आपने बताया ड्रॉबैक 2-3% हो गया है, पहले ये मैक्सिमम कितना, जब आपने स्टार्ट किया था जब कितना ड्रॉबैक था और कैसे कैसे क्यों गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया, क्या वजह रही? बेसिकली क्या है कि इनिशियली इंडिया में गारमेंट एक्सपोर्ट जो था वो प्रायोरिटी सेगमेंट में था जी, एम्प्लॉयमेंट क्योंकि लिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर गारमेंट लाइन में होता है, तो सरकार को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए उन्होंने पूरे बेनिफिट्स दिए हुए थे, जिसमें ड्रॉबैक था 21-22% अप्रोक्सीमेटली ड्रॉबैक था, एंड अराउंड 20% के करीब वो ड्यूटी उसका लाइसेंसेस का एंड अदर बेनिफिट्स थे, तो अराउंड 40-42% हो गया सर, वी यूज्ड टू गेट दैट टाइम। तो बट दे केप्ट ऑन रिड्यूसिंग इट बिकॉज इकोनॉमी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से center has to take its own decision, you know, and finally it has come down to this percent. Yes. But ठीक है, even then government line is not a bad line. मैं youngsters को बोलूँगा definitely
माइंडसेट डाटा अपना रख के डेटाबेस अपना एक काम करें, देयर इज नो लुकिंग बैक। जी जी। जैसे कोविड का टाइम आया था, आपका इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आपके पास इतने वर्कर्स है, मोर देन 400 पीपल वर्किंग इन योर इंडस्ट्री। अभी मेरे पास 1500-1600 बंदा 15, है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। 1500। सर के पास 1500-1600 लोगों को सर ने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मैं एक जयपुर की एक विशेष बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा। जयपुर की 25% पॉपुलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गारमेंट से जुड़ी हुई है। यस, उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, लोग जुड़े हुए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो 25% एम्प्लॉयमेंट है जयपुर की पब्लिक का, वो गारमेंट से है। तो आपके पास जो 1500-1600 वर्कर्स हैं, उनको कोविड के टाइम में कैसा रहा? और आपने मेरे को ऐसा ध्यान पड़ता है उस समय सर का भी फोन आया था, कोई रिक्वायरमेंट हो कोविड में तो बताइएगा। तो बहुत मतलब, और आगे से बढ़ के आपने सबकी मदद करी। और आपको क्या एक उस समय की क्या बात ऐसी याद रही और कैसे अपने आप को उससे ओवर आउट कर पाए? सर बहुत बहुत पेनफुल फेज था। आई मीन और ये था कि अब जैसी नेचर है, जैसी पर्सनालिटी है, किसी को निकाल नहीं सकते, वो बेचारा कहाँ खाएगा, कैसे करेगा। तो हम तो पूरे वर्कर्स को अपने साथ लेके चले, कुछ सैलरीज उनकी कम करी, कुछ भी सम एडजस्टमेंट करके, ताकि वो सस्टेन कर सकें उस फेज को। तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम, यू नो। एंड आई थिंक सबके लिए वो फेज ऐसा ही था, पूरे वर्ल्ड के लिए था सर। सारे डिलीवरीज रुक गई, सारा माल रुक गया, 2-2 साल माल को होल्ड किया जी। बायर्स को कुछ नहीं कह सकते बिकॉज द प्रॉब्लम वाज अनअवॉइडेबल एंड वी हैड टू फेस इट। तो वो एक फेज था, सबको लेके चले। सोशल कॉज में जितने भी आउट स्टेशन वर्कर्स थे हमारे, आई मीन सीतापुरा की मैं बात करता हूँ, जी जी जी, तो सबने बहुत किया। पूरे वहाँ पे खाने के पैकेट सुबह शाम बांटना, 10-10 हज़ार पैकेट्स हमने वहाँ बांटे। बहुत ज़्यादा सोशल कॉज किया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरा सपोर्ट किया उसमें हमको। एंड ठीक है, इट वाज सच अ पेनफुल फेज के उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, बट सस्टेन करने वाली बात थी कि इस फेज को कैसे निकाला जाए। एंड टचवुड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दे हैव कम आउट विद इट एंड दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइसली प्लेस्ड। जी। तो जैसे उस समय जो उसके बाद मैंने सुना गारमेंट इंडस्ट्री को अच्छा बूम मिला, क्योंकि चाइना का मार्केट की तरफ से लोगों का एक इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि कोविड स्टार्ट फ्रॉम चाइना। तो इंटरनेशनल मार्केट में कोविड का इंडिया को क्या फायदा मिला? सर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है फायदा मिला, बट जिस हिसाब से क्लेम किया जा रहा है, जिस हिसाब से बात की जा रही जी, उस हिसाब से नहीं था जी। बट यस, डेफिनेटली देयर वाज एन इम्पैक्ट। मैं दीवान साहब से पूछना चाहूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर्स को कैसे चेज किया जा सकता है? जैसे डोमेस्टिक में क्या होता है, डोर टू डोर करते हैं, फेयर्स करते हैं, या एक मतलब इंटरनेशनली जाना और फिर कस्टमर फाइंड करना, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है? जो यंग जनरेशन जो एक्सपोर्ट में आना चाहता है वो क्या करे कि उसके पास बायर्स का डेटा आए, कोई फेक बायर नहीं आए, कम्युनिकेशन कैसे करे? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसा जर्नी रहता है और किस तरह से अपने बायर्स डेवलप करे? सर देखिए, मैंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया, एज आई टोल्ड यू के लाइक जॉबिंग से स्टार्ट किया, फैब्रिकेशन से स्टार्ट किया। उसमें फैब्रिकेशन करने के बाद, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद, मैंने बायर्स को टैप करना शुरू किया, यूरोपियन बायर्स को। क्योंकि देखिए हर मार्केट का डेवलपमेंट अलग है। अमेरिका की रिक्वायरमेंट स्टाइलिंग में, प्रिंट में अलग होगी, यूरोप की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो पहले आपको अपना माइंडसेट करके देखना है कि आपको किस मार्केट को टैप करना है। तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने तो यूरोपियन मार्केट को टैप किया एंड देन जर्मनी के एक बायर से फैक्सिंग पे डिटेलिंग हुई एंड पता चला कि इज़ अ गुड बायर, सब अच्छा बाइंग करता है। तो आई जस्ट टुक माई सैम्पल्स, जो मैंने उसको भेजे थे, जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी उसको डिज़ाइनिंग स्केचेस ड्रॉ करके भेजे थे, उन सब के डेवलपमेंट्स लेके मैं तो सीधा जर्मनी निकल गया भाई साहब। आई वेंट टू जर्मनी स्ट्रेट, डायरेक्टली हैम्बर्ग में डायरेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्रेवलिंग
एंड वहां जाके उनसे बैठ के बिजनेस डील करके एंड उस तरह से ऑर्डर लेके आए। व्हाट वाज द फर्स्ट अमाउंट, एक पूछना चाहूंगा, क्या ऑर्डर था, कितने डॉलर्स का था? सर देखिए, अब मेरे टाइम पे, उस टाइम पे तो सर्वाइवल वाज एट स्टेक, यस, है ना। कमाई तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ ये था कि जिंदा कैसे रहे, काम कैसे चले और जिंदा कैसे रहे जी। तो उस टाइम पे जो ऑर्डर था दैट वाज अराउंड $32,000-35,000 का। उस मतलब वो ऐसा ऐसा लग रहा था कि 30-40% सरकार देगी, 40-42%, एंड वो इससे तो मैं पूरे साल का खर्चा निकल गया, अब मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, यू नो। दैट वाज द थॉट, बिकॉज सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय केस। तो वो एक ऑर्डर लेके हम आए और हमने वो काम किया। उसके बाद शोज लगते हैं जी, आप अपनी रेंज बना के शोज में जाओ, दिल्ली में शो लगता है, हर जगह शो लगता है। इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर दिल्ली में बहुत पुराना टाइम से 40-45 साल से लगता चला आ रहा है शो। तो हम उस टाइम पे वो शो लगते थे होटल्स में, होटल के रूम बुक करा के, और वहाँ स्टॉल डिस्प्ले होते थे। तो हमने वो शो में पार्टिसिपेट करना शुरू किया एंड देन डेफिनेटली उसमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए एंड हिस्ट्री आज ये है। तो सर जैसे आपने एक्सपोर्ट चालू किया, धीरे धीरे आप बढ़ते गए, तो मतलब कौन कौन सी कंट्रीज ज़्यादा बेनिफिशियल है मतलब काम करने के लिए? जैसे अभी चाइना से हमारा मेन कंपटीशन है, इंडिया का कंपटीशन चाइना से है, थोड़ा बांग्लादेश से था। अभी बांग्लादेश में भी जो प्रॉब्लम्स हुई उससे भी मैंने सुना इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा रहा, उससे फर्क पड़ा है। उसमें मेनली बांग्लादेश से ज्यादातर डेनिम एंड नेटेड गारमेंट चलते थे। तो नेटेड गारमेंट का बेनिफिट तिरुपुर, लुधियाना को हुआ। अच्छा। डेनिम का बेंगलोर एंड बॉम्बे जहां भी चलते हैं डेनिम्स का, उनको हुआ। यस, टू सर्टन परसेंटेज जरूर जयपुर, आई मीन नॉर्दर्न साइड को भी एडवांटेज हुआ है उसका। एंड बट ठीक है, इट्स अ गुड, वो फेज चल रहा है एंड दे आर कमिंग बैक अगेन। चाइना, बांग्लादेश, तो दे आर वेरी, देखिए बांग्लादेश के लिए तो सर्वाइवल ही गारमेंट ही है, उनके पास और कुछ भी नहीं है। सो एम्प्लॉयमेंट देना करना, तो दैट इज ऑल विद उनके लिए। तो इट वाज लाइक विद इन 10 days दे केम बैक टू नॉर्मलेंसी, यू नो। जितना भी स्टाफ था उनको सबको फेच करके सारी इंडस्ट्रीज वापस उन्होंने स्टार्ट करी। तो जयपुर जैसे वुमेन्स के लिए फेमस है, जयपुर के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो वुमेन्स गारमेंट ज़्यादा बनाते हैं। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले जो 4-5 एक्सपोर्टर्स थे जयपुर के, वो सब गारमेंट एक्सपोर्टर्स थे, लेडीज गारमेंट एक्सपोर्टर्स। यस सर। तो होता क्या है कि जब आप आते हैं उस लाइन में, तो आपको सिवाय लेडीज गारमेंट एक्सपोर्ट के अलावा मेंस और किड्स तो दिखता ही नहीं है। जी। वही दिखता है, यार ये खूब चल रहा है, ये खूब हो रहा है, यार यही करते हैं, यू नो। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वाज लाइक, कि वो सब एक के बाद एक वो सब लेडीज गारमेंट में फ्लो करते जाए। अब तो खैर किड्स भी बहुत कर रहे हैं, मेंस वेयर भी बहुत चल रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज नाउ इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री, यू नो। इनिशियल स्टेजेस में तो वो फॉलो करने वाली बात थी। और फिर जो लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी डिफर करती है। मेंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो लेडीज में नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो जब लेडीज का फ्लो चलता है तो वो लेडीज देखते हैं, लेडीज चल रहा है, तो वो लेडीज में ही सारा इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे अभी तक क्या था, जैसे गारमेंट जो बनता है मेनली एक्सपोर्ट में जो जाता है उसकी बात करूंगा, तो जयपुर के जैसे सांगानेरी प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट्स बड़े फेमस है, बंदेज बड़ा फेमस है, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सब चीजें रिक्वायर्ड हो रही है? सर इनिशियली तो बहुत हॉट था सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, आपके ब्लॉक प्रिंटिंग, ये बहुत हॉट थे जी, और बहुत बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता था जी। बट कुछ एक ट्रेंड जैसे आए, जैसे प्रिंट्स भी कुछ बायर्स ने दिए, भेजे कि आप ये प्रिंट्स, आर्टवर्क आया कि भाई आप ये प्रिंट डेवलप करके दो, उससे वो प्रिंट्स फिर सॉलिड्स में आ गए। वो धीरे धीरे वो अगेन इट्स अ प्रोसेस, वो चलता है। बट जयपुर की जो मेन ऑथेंटिसिटी है, जो बेस बना है, वो सब बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, इसके लिए फेमस था। जोधपुर से भी काफी प्रिंट्स, जो एक्चुअली में क्या राजस्थान में जैसे पहले क्या सांगानेरी प्रिंट्स तो क्या प्रिंट हो गया, चलता था जी, बट धीरे धीरे बायर्स ने जब अपने नॉर्म स्टैंडर्ड्स चेंज किए जी, थोड़ा सा क्वालिटी डाइवर्जन पे आए, तो जोधपुर ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी इंस्टॉल करी और बहुत जल्दी उनको प्रोसेस में आ गए। जयपुर वाले थोड़ा स्लो रह गए, सांगानेर वाले वो उस लेवल पे नहीं, दे वर रनिंग, दे सेड वी आर हैप्पी। तो जोधपुर एकदम से डेवलप हुआ। उसके बाद फिर उसमें डिमांड बढ़ी,
रिक्वायरमेंट की, क्वालिटी बेस। तो आप देखिए अहमदाबाद सारा प्रोसेसिंग, सारा हाउसेज अहमदाबाद शिफ्ट हुए, दे वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। जोधपुर फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा है। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में कोई मेरे को किसी भी एक नए व्यापारी को एक बायर मिला, तो वो क्या क्या चीजें उसमें चेक करे कि वो बायर फेक है कि ऑनेस्ट है, उसका ऑर्डर्स को कैसे कंफर्मेशन माने, ऑर्डर कल को वो उससे काम कर ले और वो बायर फेक हो। जैसा आप बोल रहे हैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, तो उसके बारे में भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या बायर फेक था या माल गलत बन गया या क्या प्रोसेस रहा, और सही बायर को कैसे चुने, बायर का हमको कैसे पता लगे कि ये बायर ऑनेस्ट राइट है या रॉन्ग है। देखिए ईसीजीसी करके गवर्नमेंट की एक बॉडी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा सपोर्ट करती हैं। आपके पास जब भी किसी बायर की इंक्वायरी आए, आप ईसीजीसी का मेंबर बनिए सबसे पहले, एंड जो भी बायर की इंक्वायरी आए आप उस बायर के बारे में पता करवा सकते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस जिसको बोलते हैं, वो वहाँ ईसीजीसी से आप उसकी पूरी क्रेडिट वर्दीनेस ले सकते हैं कि इसकी क्या औकात है या क्या पोजीशन है, वेदर ही इज कॉमर्शियली इज वायबल इनफ टू ऑनर द कमिटमेंट्स। जी, ईसीजीसी आपको पूरा उसका सपोर्ट करता है। तो एक माध्यम तो वो हो गया, एंड सेकेंडली मैं कहता हूँ आपको अथेंटिसिटी की जरूरत क्या है। अगर आपके पास एलसी बैक बिजनेस है, अगर आपके पास बैंक में एलसी आती है और उसके बैंक पे मार्क्ड है वो एलसी, anybody is coming doesn't bother us because LC बैंक टू बैंक अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, योर मनी इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड। एलसी की टर्म्स कंडीशन प्रॉपरली मेजर करके किसी एक्सपर्ट को दिखा के यू कैन गो अहेड विद एनी बायर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सर जैसे बात करते हैं एलसी आएगा, एलसी खुलेगा, एक नॉर्मल बिजनेस क्लास फैमिली के बच्चे को एलसी का एकदम एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता, तो वो एलसी किससे जाके पता लगे कि एलसी भी कई बार फेक आती है। जैसे सुना एक्सपोर्टर फेल हो गया, एलसी रॉन्ग थी। वो टाइम था पहले ऐसा होता था। आजकल तो एलसीज भी अथेंटिकेट होती हैं जी, अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं, दे जस्ट कंफर्म। इवन बैंक, अगर आप बैंक में भी एलसी देंगे और वो बैंक अगर रेलिवेंट बैंक से कंफर्म करता है एंड ईसीजीसी अगर उसको अथेंटिकेट करती है कि दिस एलसी इज ओके, तो वो इंश्योरेंस है बेसिकली जी। अगर बाई चांस बायर फेल हो जाता है तो ईसीजीसी आपको 65-70% रिइंबर्समेंट करती है। ईसीजीसी जो मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जी कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल एक्सपोर्ट्स इज क्वाइट सेफ, यू नो। वो फेज खत्म हो गया कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा, क्या अथेंटिसिटी क्या है। सारे वायर मीडियाज अवेलेबल हैं एंड you can authenticate and proceed. LC अगर authenticated है तो there is not a problem. They can get the credit from bank also from LC? Yes, 100% बिल्कुल बैंक देता है। बैंक देता है और बैंक बिल्कुल ऑनर करता है एलसी। कितना पूरा मतलब 100% देता है या 80? नहीं जी, वो डिपेंड करता है कि आप क्या, आपका क्या स्टेटस, क्या लेवल है। बाकी 70, 75, 80% बैंक देता है आपको जी। फंडिंग करता है बैंक आज भी एलसी। तो एक्सपोर्ट से आप डोमेस्टिक में आए, क्या डोमेस्टिक का फ्यूचर आपको दिख रहा है, या डोमेस्टिक में जैसे कहते हैं लोग बाग कि आज हम 140 करोड़ की जनसंख्या पे बैठे हैं, तो इंडिया इज लाइक ए 20 कंट्रीज पॉपुलेशन, तो क्या लग रहा है इंडियन फ्यूचर कैसा है? इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में आपका आने का क्या रीजन रहा? क्या कोविड से पहले आ गए थे या कोविड के बाद आए? सर डोमेस्टिक मार्केट देखिए, जो आपने बोला कि इट्स अ बिग ह्यूज मार्केट, मतलब इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो एक डेफिनेट वो प्रोसेस था ही। दूसरा एक्सपोर्ट्स जो था वो कोविड के बाद थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि यार हम करोड़ों रुपयों का रिस्क लेते हैं बायर्स भी, वाई नॉट टू स्टार्ट विद द डोमेस्टिक मार्केट, वी आर कॉम्पिटेंट इनफ, यू नो, हम लोग कर सकते हैं। तो हम इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट में डाइवर्सिफाई हुए। थोड़ा एक्सपेंशन के भी प्लान्स थे, क्योंकि आज 2200-2300 बंदा काम कर रहा है जी, तो यही था कि डोमेस्टिक भी करके इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं एंड लेट्स कीप द बिजनेस सेफ। एक्सपोर्ट में कोविड टाइप का कुछ अनफॉर्सीन होता है एंड तो एटलीस्ट वी कैन स्टे अलाइव इन द मार्केट, यू नो। तो
और ग्रोथ के हिसाब से ये था कि ठीक है, एक्सपोर्ट्स में तो हम वॉलमार्ट कर रहे हैं, जेसी पेनी कर रहे हैं, दे आर द बिग नेम्स, बिग क्वांटिटीज, तो व्हाई नॉट डोमेस्टिक मार्केट आल्सो, देयर इज नो हार्म इन इट। गारमेंटिंग करना है बेसिकली, वेदर एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो, इट डजंट मैटर टू मी। तो इस वजह से हम लोग इसमें आए। प्लस दूसरा मेन रीजन मैं पर्सनल आपको बता दूं, मेरी 2 डॉटर इन लॉज हैं, दोनों निफ्टियंस हैं जी। बेटे मेरे दोनों निफ्टियंस हैं। अब वो दोनों बहुरानियां तो आ गई, वो कहती हैं जी हमको तो काम करना है पापा, हम घर पे नहीं बैठेंगे। काम करना है तो मैंने कहा एक्सपोर्ट लाइन में अपनी इस चलती हुई लाइन में तो लाऊंगा नहीं। आई विल नॉट गेट यू इनटू द ओशन। आप लोग पढ़े लिखे हो, टेक्नोक्रेट्स हो, आप लोग कुछ सोचो। उन्होंने फिर अपने ब्रांड्स लॉन्च की। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है मैमार्ट का। जी जी जी। वन इज लॉन्च बाय माय एल्डर डॉटर इन लॉ, दैट इज मिश्री ब्रांड। मिश्री ब्रांड, यस यस। and ADU is launched by my younger daughter-in-law. So we are 2 brothers basically, जिन्होंने ये मैमार्ट। छोटे ब्रदर आपके राकेश देवान, तो उन्होंने आपका बिजनेस इनिशियली ज्वाइन किया? मेरी रीढ़ की हड्डी है वो बेसिकली। ही इज लाइक माय बैकबोन, यू नो। तो उसने बहुत सपोर्ट किया। बिजनेस में फैमिली का, अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है तो एक क्या इम्पैक्ट रहता है, या क्या मतलब आपको क्या सपोर्ट रहा अपनी फैमिली से, या फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया एक्सपोर्ट में? जैसे सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, पॉइंट है ये जी। देखिए, फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है जी। जो भी बिजनेस की सक्सेस है, जो भी है, जैसा मैंने पहले बोला कि बुजुर्गों की सेवा करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, और फैमिली का सपोर्ट ऑटोमेटिकली आना चाहिए उन संस्कारों के अंदर। और फैमिली के सपोर्ट के बिना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। मेरे केस में मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मेरी मदर ने, फादर ने, वाइफ ने फुल सपोर्ट किया। दे सेड यू जस्ट स्टिक टू इट, बी व्हाट यू आर एंड दैट्स इट। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद मेरा ब्रदर आया मेरे साथ, उसको मैं लेके आया, जिसको मैं बता रहा हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी, राकेश जी। तो फिर उनकी फैमिली, दोनों फैमिलीज, वी आर अ जॉइंट फैमिली, एंड बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है फैमिली का। पेशेंस होती है, फैमिली का डेडिकेशन होता है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विच कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड एट एनी कॉस्ट। बहुत बढ़िया। फैमिली का साथ होना तो अपना विकास होना। यस। तो फैमिली का साथ रहेगा तो सबका विकास अपने आप होगा, क्योंकि आपकी इमोशंस को, आपकी प्रैक्टिकलिटी को वो समझ पाएंगे और आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करेंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे दीवान साहब कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो पहला पीस तो शायद कैंची से ही काटा होगा? सर मैंने ही काटा पहला पीस। मैंने तो पूरा सीखा फैब्रिकेशन के टाइम पे, पैटर्न मेकिंग कैसे होती है उस टाइम पे जो होता था। अब तो कैड और ये सब आ गए, कैसे कैंची से पहला पीस पैटर्न काट रहे हैं, कैसे उसकी लेयरिंग होती है, कैसे पैटर्न ले किया जाता है। आई हैव लर्न माई सेल्फ, एंड मैंने खुद अपने हाथ से पहला पीस काटा था। तो ऑटोमेशन में क्या क्या मशीनें आ गई? मैंने सुना आप जयपुर में सबसे पहले जो कैड मशीन लाए। और देखिए, वर्ल्ड इज चेंजिंग, इसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। आपको सिस्टम में रहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करनी है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कैड मशीन आ गई है, लेयरिंग मशीन है, स्प्रेडर जिसको बोलते हैं अपन, वो है। यूबीडी मशीन जो इनिशियली आई थी वो हैं। तो ये सारी चीज़ें, आई फील हैप्पी कि आई वाज द फर्स्ट वन टू इंस्टॉल ऑल दीज मशीन्स। और आज मतलब सबसे पहली मशीन जयपुर में यूबीडी की, एंड ये सारी जो मैं बता रहा हूँ कैड की एंड स्प्रेडर्स एंड ये सब खरीदने वाली मैमार्ट है इंस्टॉल, जिसको देखा देखी फिर प्रमोट किया मैंने उसको। सारे एक्सपोर्टर्स को बुलाया, जो भी खरीद रहा है वो प्लीज़ आए देखे इसके सिस्टम्स क्या है। ऑटो कट मशीन है, वो सब इंस्टॉल्ड है, वो सब प्रोसेस है सतीश जी, वो सब। If you really want to be up to it, तो you have to make the investment and keep the word. सर गेयर के प्रेसिडेंट रहे, तो इन्होंने गेयर गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट एजेंट एसोसिएशन, गारमेंट एक्सपोर्टर्स ऑफ राजस्थान, सॉरी गारमेंट एक्सपोर्ट ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट रहे। सर ने उस समय गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत काम किया,
वो एक बहुत ही स्वर्णिम पीरियड रहा, मैं कहूँगा, गारमेंट एक्सपोर्टर्स का। तो उसमें गारमेंट्स के पूरे राजस्थान के लोग कवर हुए हैं, और कितने मेंबर्स हैं आपके एसोसिएशन में? जब मैं गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का प्रेसिडेंट बना था, तब उस वक्त उसमें 350-400 मेंबर्स थे, एंड दैट वाज ऑल ओवर राजस्थान। उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, जयपुर ऑफ कोर्स था ही। तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था बेसिकली वो, क्योंकि लिए उस लेवल पे परफॉर्म करना, काम करना, बहुत अच्छा फेज था। और हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट किया एसोसिएशन ने। गवर्नमेंट से भी लड़े, डिपार्टमेंट से भी लड़े, यंगस्टर्स की कोई गलतियां हैं उसको कवर भी करवाई, यही प्रोसेस है। इंटरनेशनल मार्केट में अवेयरनेस दिलवाना, मीटिंग्स करवानी, सेमिनार्स होल्ड करना। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड सीतापुरा का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, मतलब सीतापुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी, आई एम सॉरी। तो इट वॉज मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड। अभी कितने एक्सपोर्टर्स हैं राजस्थान में ओवरऑल गारमेंट के एक्सपोर्टर्स? तो वही 300-400 एक्सपोर्टर्स ही हैं बेसिकली। बट वो क्या कि अब डोमेस्टिक वाले काफ़ी आ गए हैं, क्योंकि अब इसको भी थोड़ा और वाइड स्प्रेड करने के लिए गियर को ये लोग सोच रहे हैं कि डोमेस्टिक जो ब्रांड्स के साथ काम करते हैं अच्छे वो हैं, उनको भी मेंबरशिप दी जाए। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ मैटर ऑफ गारमेंटिंग। जी, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जयपुर में गारमेंटिंग चलती रहनी चाहिए, तभी जयपुर एग्जिस्ट करेगा। वेदर इट इज एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक, इट डजंट मैटर। सो गारमेंटिंग के कॉन्सेप्ट पे अब जितनी भी एसोसिएशंस हैं हमारी, अब जैसे गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ सीतापुरा है जी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि गारमेंटिंग शुड बी ऑन इन जयपुर फॉर एवरीबडीज सर्वाइवल एंड गुड बीइंग। मैं एक बार बीच में दर्शकों को बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं दीवान साहब के भी मुंह से सुनना चाहूँगा, स्टाइल इंडिया फैशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों प्लीज़ यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। सतीश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इनका वो इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट है। अपना रेगुलर काम छोड़ के वो ये सब कर रहे हैं जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जयपुर गारमेंट पीपल जो अटैच्ड है, इंडियन फैशन पीपल ओवरऑल। आज की डेट में जयपुर कहता हूं मैं, आने वाले टाइम पे जिस स्पीड पे आप चल रहे हैं, डेफिनेटली नेशनल लेवल पे होगा और इंटरनेशनल लेवल पे होगा। बट इसमें आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज सपोर्ट हिज विजन। थैंक यू दीवान साहब। दीवान साहब, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग एजेंट्स, तो उनसे बिजनेस करना चाहिए या बाइंग एजेंट, अच्छा बाइंग एजेंट कैसे मिल सकता है? सर वही बात है, कोई बाइंग एजेंट से आप बिजनेस करें या आप डायरेक्ट बिजनेस करें, आजकल मेजर बिजनेस जो है वो बाइंग एजेंट्स के थ्रू आ गया है। बिकॉज बायर्स का ये कॉन्सेप्ट कि यार एक ही बंदे को मैं हैंडल करूं, उसी से मेरे को सारी डिटेल्स मिल जाए जी। It's only LC based business with all buying agents and domestic buying agents। अरे डोमेस्टिक बाइंग का एक अपना अलग ही मजा है भाई साहब। हम लोग तो एक्सपोर्ट से जब इस लाइन में आए तो लग रहा था कि यार कहाँ आगे क्या है जी। बट अपने एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड्स जी, कॉम्प्लायंसेस, जो भी रिक्वायरमेंट फैब्रिक बेस से लेके पैकिंग तक की, वो हमने पूरी इसमें इन्वॉल्व किए हैं। टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा जी, आई एम सॉरी टू से, एक्सपोर्ट में टाइमिंग चाहिए। एक्सपोर्ट में तो एब्सोल्यूट टाइमिंग्स हैं, उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते जी। गारमेंटिंग और डोमेस्टिक में टाइमिंग का एक बहुत बड़ा वो इशू है। पीपल टेक इट वेरी लाइटली, दो चलो कोई नहीं। प्लस क्वालिटी का कहा ठीक है यार चलेगा, नहीं। बट सक्सेस के लिए तो पंक्चुअलिटी चाहिए। सक्सेस के लिए एब्सोल्यूट सिस्टम चाहिए, मैं ये बोलूंगा। पंक्चुअलिटी एंड टाइमली डिलीवरीज इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो आप अपने सिस्टम्स ले डाउन करें, आप कैसे क्या कर रहे हैं, टीएनए बनाएं, जो कि जिसको पूरा सिस्टम बनाए कि कैसे कैसे कितने दिन में डाई होगा, कि एक बेसिक्स जो होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो। तो डोमेस्टिक में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर चेंजिंग, माइंडसेट इज चेंजिंग। मेन माइंडसेट की गेम है सतीश जी। आपने एक बार ये सोच लिया कि ये इसको किस तरह से करना है, 100% वो अचीवेबल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
जैसे डोमेस्टिक का काम है तो उसमें डोमेस्टिक में बायर्स कैसे मिल रहे हैं, क्या डोमेस्टिक में एजेंट्स का क्या रोल है, या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फेयर पे जाते हैं? डोमेस्टिक के बिजनेस को आज अगर कोई डोमेस्टिक का काम करना चाहता है तो वो डोमेस्टिक बिजनेस को कैसे बढ़ाए और उसमें अच्छे बायर्स कैसे मिलेंगे, उसको अच्छा बिजनेस कैसे कर सकता है? देखिए, फ्रेशर के लिए तो बेस्ट है कि वो एजेंट्स के थ्रू जाए जी, ये मेरी सलाह है जी। एक तो पेमेंट की सिक्योरिटी रहती है। आज कोई भी कहीं का भी बायर आ रहा है हमारे पास चल के जिसको हम जानते नहीं है जी, उसको क्रेडिट चाहिए, मे बी इज अ बिग बायर, तो हम नहीं दे सकते। तो एजेंट्स के थ्रू काम करने में हमें उनका, जैसे ईसीजीसी इन्फॉर्म करती है जी, वैसे एजेंट्स हमें उनका स्टेटस इन्फॉर्म करते हैं कि जी नहीं, इसके साथ कैश में करो, नहीं जी इसको 90 दिन दे दो, नो प्रॉब्लम, इसको 60 दिन दे दो। तो वो ट्रस्ट, फेथ जो है वो एजेंट्स के साथ डेवलप होना बहुत ज़रूरी है इनिशियली। उसके बाद शोज करें, आप अपना खुद अवेयरनेस देखें, बायर्स डायरेक्ट भी आते हैं, देन आपका जब नाम होता है तो बायर चल का ढूंढता हुआ भी आता है कि यार मिश्री कहाँ है, एडीयू कहाँ है। When you become brand, people will find you. ब्रांड अवेयरनेस जो है तो सब ब्रांड वाले आते हैं उसमें। तो एक बार इनिशियल स्टार्ट जो है, सेफ स्टार्ट जो है वो थ्रू एजेंट्स है, ऐसा मेरा मानना है जी। तो जो गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट में लेते हैं और डोमेस्टिक में गारमेंट बनता है, उसमें तो थोड़ा डिफरेंस कट पैटर्न्स स्टाइल्स का रहता ही होगा सर। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। एक्सपोर्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें लो नेकलाइन होगी, आर्म होल डीप होगा, जो कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में कहीं भी क्लिक नहीं करता। So that those styles have to be converted, change करके। तो it's a different ball game, different requirement, different segment, हर चीज different है। सिर्फ आप ओमनी चैनल से चलेंगे तो आपके सारे चैनल स्मूथली चलते रहेंगे, वो वाली बात है। और ऑनलाइन जिस स्पीड से बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो ऑनलाइन का क्या फ्यूचर है और गारमेंट वाले को क्या ऑनलाइन में जाना चाहिए, या ऑनलाइन से कैसे वो फाइट करे, या ऑनलाइन को कैसे सपोर्ट करे, या ऑनलाइन का विजन कैसे रखे और ऑफलाइन का विजन कैसे रखे? देखिए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, ऑनलाइन जो है वो बेसिकली कोविड के दौरान ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था जी, बिकॉज पीपल कुड नॉट मूव आउट। बाकी ऑनलाइन इज अ स्टेबल बिजनेस जी। थोड़ा सा टफ ज़रूर है बिकॉज आपको पहले बना के रखना, करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टाइलिंग, बट उसका एक अपना अपना मज़ा है ऑनलाइन का। एंड ऑफलाइन का एक अपना अलग से पैरामीटर्स हैं, उसकी वर्किंग बड़ी डिफरेंट है। वही बस पेस बना के रखेंगे तो दोनों लाइंस बहुत अच्छे हैं। एंड फ्यूचर ऑफ कोर्स एज आई सेड, ओवरऑल गारमेंट इंडस्ट्री का इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, जैसे आपने क्लिप्स देखा मिश्री ब्रांड का, एड्यूस ब्रांड का, दीज ऑल बोथ ब्रांड्स आर इंटरनेशनल क्वालिटी, फिनिशिंग क्वालिटी, ये सब वैसा ही बन रहा है जैसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनता है। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो आप मिश्री को बाय करें, एड्यूस को बाय करें। वुमेन्स की एक चार्म जो होती है, मेरे को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए इंटरनेशनल लेवल का, मुझे जारा का, वॉलमार्ट का, उस टाइप का टेस्ट चाहिए, तो आप मिश्री और एड्यूस के प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, दे आर द बेस्ट। ये जो जयपुर की जो बेस्ट फैक्ट्री है मामार्ट्स, वहीं पे बनते हैं जहां पे वर्ल्ड के सभी टॉप ब्रांड्स बन रहे हैं। और इंडियन डोमेस्टिक ब्रांड जो है, समझिए चाहे रिलायंस बना रहा है, चाहे जूडियो बना रहा है, इन सब के लिए भी ये लोग यही काम करती है कंपनी। उन्होंने अपने 2 ब्रांड लॉन्च करे हैं, मिश्री एंड एड्यूस। तो एक बार आप जाइए, ऑनलाइन भी इनका पोर्टल है, उस पर देखिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी, फिनिशिंग सब बहुत ही अच्छा है, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मिश्री और एड्यूस को का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, और कैसा, मतलब क्या चेंजेस आपको लगता है मिश्री एड्यूस में और भविष्य में बढ़ेगा? सर देखिए, ब्रांड्स लॉन्च किए थे डॉटर इन लॉज ने जी जी, अब क्या हो रहा है कि अब जो बेटे हैं दोनों, वो भी ब्रांड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा, मतलब आई एम श्योर आप अगर आएंगे मिश्री एडीयू में बाइंग करेंगे तो आपका लेट डाउन नहीं होगा। इट्स अ श्योर शॉट गैमेट, यू मस्ट कम एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। तो आप खरीदिए, बाय कीजिए, यू विल बी मोर देन सेटिस्फाइड, मैं तो यही कह सकता हूँ।
जैसे अभी आपको पता है, अभी मोदी जी आए थे, आप भी वहां पे थे, राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है, इवन राइजिंग इंडिया भी हो रहा है, पर मोदी जी ने जयपुर पे बड़ा फोकस किया, जयपुर के प्रिंट्स पे, सांगानेरी प्रिंट के बारे में बात करी, बगरू प्रिंट के बारे में बात करी, जेईसीसी में एक वीक जो सेमिनार रहा उस पर सारी कंपनियां आई और गारमेंट एक्सपोर्टर्स को बहुत सपोर्ट करने की गवर्नमेंट ने बात करी। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर जो गारमेंट्स जयपुर वालों का जो फ्यूचर है एक्सपोर्टर्स का, वो कैसे रहेगा और क्या ब्राइटनेस आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही है और वो कैसे सपोर्टिव हो रही है? तो एक्सपोर्ट का फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा बताइए, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, बट गवर्नमेंट के सपोर्ट से पहले जो गारमेंट एक्सपोर्टर को जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अपने आप को, फैक्ट्री को गियर अप करना, अपने आप को गियर अप करना, ऑर्डर्स लाना, तब जाके सरकार का रोल आता है कि वो क्या बेनिफिट। तो इनिशियल स्टेप जो है उसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा, वो आपको गवर्नमेंट क्या अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है, क्या कर रही है, वो सब साइड में रखिए। पहले आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपना माइंडसेट, अपना वर्किंग सिस्टम्स, उसको इम्प्रूव करें। वो आपने इम्प्रूव किया, आपके ऑर्डर्स आए, तो यस, गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट जेन्युइन वर्कर्स, यू नो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्फीयर में हो। तो गारमेंट एक्सपोर्टर्स को अभी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है, काफी पॉलिसीज लॉन्च कर रही हैं और आने वाले टाइम पे और ज्यादा करेंगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडिया को भी एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो गारमेंट इंडस्ट्री से ही वाइप आउट होता है। जितना ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू हेल्प योरसेल्फ, यू नो। तो आपको एक पैरामीटर अचीव करके एक लेवल पे पहुंचना है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। स्वयं की कृपा स्वयं पे होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो गारमेंट में सक्सेस आएगी। इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को, मैं इंडिया की बात करूंगा, जितना आप वर्ल्ड के कौन से लेवल पे देखते हैं कि जैसे अभी कोई बोलता है कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स, जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स है, उनको क्या चेंजेस करना, इंडिया लेवल पे हम लोग कहाँ, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कहाँ पे है एज ए एक्सपोर्ट, और क्या चेंजेस करे कि उसका डिग्री बढ़ता जाए? या समझिए आज जैसे बोलते हैं एक्सपोर्ट में चाइना नंबर 1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसके बाद शायद इंडिया का नंबर आता है गारमेंट एक्सपोर्ट में। तो कैसे नंबर 1 बनेगा या क्या चेंजेस करेगा तो इंडिया अच्छा डेवलपमेंट करेगा? या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पीपल को ऐसा सोचना चाहिए हमें गारमेंट बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाना है? अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचे कि गारमेंट का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हब बनाना है जी, तो इनको गारमेंट को प्रायोरिटी सेगमेंट में डालना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी जो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट पे मार खाता है चाइना से और बांग्लादेश के मुकाबले। हमारा गारमेंट कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू देयर गारमेंट, तो उसमें थोड़ा सा जब बल्क बाइंग होती है तो वो चाइना और बांग्लादेश भागता है बाय, इट डजंट वांट टू कम टू इंडिया। दूसरा, इंडिया में लीड टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक ट्रेंड ऐसा है इंडिया में इजी गोइंग सा, कपड़ा आ गया, प्रोसेसिंग पे जाएगा, वो प्रोसेसिंग में 1.5 महीना लगेगा जी, 1 महीना लगेगा जी, आके फिनिश होगा, टाइम लगेगा जी। वहाँ पे ये सब नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी फास्ट लुकिंग एट टू इट कि यार एवरीथिंग इज गोइंग एज पर दी टाइम एंड प्रोग्रामिंग से हिसाब से। वहाँ का जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंडसेट है बंदों का, वो एब्सोल्युटली, उनका सिस्टम्स ऐसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है कि एक हफ्ते में तो वो लाखों मीटर कपड़ा प्रिंट करके बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे अगर लाखों मीटर कपड़ा आ जाए तो प्रिंटिंग में ही आपको टाइम लगता है। इंडिया का प्रोसेस ऐसा है, इसको आप मशीनरीज कम है या मशीनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बोला, जी 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 जी, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के टेक्नोक्रेट्स यहाँ के टेक्नोक्रेट्स में, मतलब थॉट प्रोसेस का ही बहुत वेरी फर्क है। और अगर वहाँ के लोग यहाँ आके कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो वो अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो देश की तरक्की अपने आप होगी। बस वो यही है कि आप अपना जो लेवल, आप जिस लेवल पे आप कर रहे हैं उसमें आप क्या इंप्रूव करके कैसे आप अपग्रेड हो सकते हैं जी, वो करते रहिए। ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है, आने वाले टाइम पे हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे उस वक्त फैक्स पे काम होता था जी, आज कंप्यूटर पे ही सब काम हो जाते हैं, तो इट्स अ प्रोसेस, टाइम सेट। तो उस हिसाब से डेफिनेटली चेंज होगा। इंडिया विल गोइंग टू बी वेरी सून ऑन अ वेरी गुड स्टेटस वंस अगेन, इट्स ऑलरेडी देयर।
बट कंपैरिजन नहीं है जी। एट फॉर द टाइम बीइंग। जैसे आप अपने साथ दीवान साहब बैठे हैं जिनका 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा फैशन कैसे कैसे चेंज हुआ चारों डेकेड्स में, और फ्यूचर में फैशन क्या होने वाला है? थोड़ा सा फ्यूचर फैशंस क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसा डेवलपमेंट, क्योंकि एआई का भी बड़ा रोल आ रहा है, तो गारमेंट इंडस्ट्री पे भी क्या एआई का इम्पैक्ट आएगा, या ऑनलाइन वाले ही सरवाइव करेंगे या ऑफलाइन वाले सरवाइव करेंगे, कैसा रहेगा? सर गारमेंटिंग ओवरऑल जो है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कुछ भी सेगमेंट हो, एक्सपोर्ट्स हो, वो चलने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली चीज तो आप ये बिल्कुल वो क्लियर। हाँ, परसेंटेज का वेरिएशन हो सकता है, कोई अच्छा चल रहा है कोई स्लो चल रहा है, बट एवरीबडी इज गोइंग टू डू वेरी गुड बिजनेस प्रोवाइडेड, अगेन कंडीशन इज दैट कि आपका वो माइंडसेट, टाइमली डिलीवरीज, कॉस्ट इफेक्टिव गारमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, सारी चीज़ों का एक अमलगम है। अगर उसको आपने मेंटेन किया तो गारमेंटिंग लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी गुड लाइन। मैं तो यंगस्टर्स को बोलूँगा आए, इस लाइन में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम विद अ प्रॉपर माइंडसेट एंड श्योर सक्सेस है इसमें। फैशन नेवर फेड्स, तो फैशन नेवर फेल्स, या दैट इज द राइट वर्ड, Yes. एंड वो प्रोसेस है, डिजाइनिंग का, डेवलपमेंट का, वो आप करते रहिए। ऑब्वियसली फीडबैक बाहर से आते हैं। अब तो बहुत सारी एजेंसीज हो गई हैं जो कलर फोरकास्ट दे रही हैं। सर आपने भी एक सेमिनार करवाया था जी, ICS नेक्स्ट को हमने बुलाया था। यस, इट्स अ वेरी गुड मूव, वेरी Yes, गुड थॉट, ताकि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में, डोमेस्टिक कलर कॉम्बिनेशंस के कलर लिए कॉम्बिनेशंस का फीडबैक आता रहे। फ्यूचर फोरकास्ट, दे पीपल डू फ्यूचर फोरकास्ट, या तो नेटवर्किंग ऑफ बिजनेस अपन कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, या आपने कैसे बढ़ाया, और ब्रांड्स कैसे डेवलप फैशन में? जैसे अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब आने से फैशंस बहुत स्प्रेड हो गया। गांव में जहां लोगों को कपड़ा नहीं मिलता था, वहां पे भी ऑनलाइन कपड़ा परचेज कर पा रहे। तो जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि सतीश, ऑफलाइन में तो मैं 1500 स्टोर खोल सकता हूं, लेकिन ऑनलाइन में मैं 50,000 पिन कोड पे पहुंच सकता हूं। तो फ्यूचर में ऑनलाइन और ऑफलाइन का, जैसे इन ब्रांड्स का आने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? ऑफलाइन में बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा या कैसा रहेगा, या प्रोडक्ट कौन सा सरवाइव कर पाएगा, ब्रांड कौन सा ऑनलाइन ऑफलाइन सरवाइव कर पाएगा? तो उसमें क्या रहेगा आपका, नेटवर्किंग कैसे रहेगी लोगों की? देखिए, ब्रांड की जो आपने बात करी है कि ब्रांड का कैसे ग्रोथ, क्या डेवलपमेंट रहेगा, तो इट्स अ प्रोसेस। वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो कि साइमल्टेनियसली जिसने भी ब्रांड लॉन्च किया है उसको उस प्रोसेस को धीरे धीरे टेकअप करना चाहिए, रश नहीं करना है। एंड डेफिनेटली ब्रांड एग्जिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका काम बढ़ेगा। रहा मसला ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो आई डोंट थिंक सो, मेरे को नहीं लगता कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन ज़्यादा करेगा, क्या करेगा। दे विल बी ऑन एन इक्वल पैरेलल प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन डेफिनेटली बेटर रहने वाला है आने वाले टाइम में इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन। रीजन बीइंग के इंडिया में चाहे आप कुछ भी कह लो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टिल फील के यार जाके मैं फील करके गारमेंट को देख के फिर मैं खरीदूं, वो साइकी चेंज नहीं हो सकती इतनी जल्दी से। वन हैज टू गो सी, ऑब्जर्व एंड देन बाय। वो चलेगा। ऑफलाइन भी बहुत अच्छा चलने वाला है। ऑनलाइन मेरे हिसाब से कोई नेचुरल हॉलोकॉस्ट नहीं होता, तो ऑनलाइन थोड़ा स्लो रहेगा, to be very honest. This is my thought. For garment, we are talking about garment. We are talking about garment. Offline is going to be super hit. जी। Garmenting overall चलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बट ऑफलाइन इज मोर स्ट्रॉन्ग। बेसिक गारमेंट्स हो सकता है ऑनलाइन फ्यूचर बढ़े, बट जो फैशन है, जो प्रोडक्ट का फील है, वो तो ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो फैशन करता हूँ, जी, बेसिक गारमेंट का नहीं बोल सकता। वो 100% वो रिटेलर्स आउटलेट्स पे ही ज़्यादा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। तो फ्यूचर में जैसा अभी हम लोग सोर्सिंग करते हैं, हमारे पास हम लोग जैसे राधा कृष्ण एजेंसीज, तो आपको जो जितने भी एजेंट्स हैं उनसे कैसा सपोर्ट लगता है, या एजेंट्स को अपने आप को कैसे डेवलप करना चाहिए? आज सोर्सिंग के लिए हर एजेंट जाता है बेस्ट मैन्युफैक्चरर मिले,
तो एजेंट्स को अपने आप में क्या चेंजेस करने चाहिए, मैं अपने कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा या लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो मेरे बाकी एजेंट भाई हैं, वो लोग अपने आप को कैसे चेंज करें या कैसा उनमें डेवलपमेंट हो आपके हिसाब से? सर देखिए, राधा कृष्णा एजेंसी को तो चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। जी जी, ये मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि फैक्ट है ये। यू पीपल आर जस्ट बहुत बहुत अहेड ऑफ योर टाइम्स हो, तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरे जो एजेंट्स हैं उनको थोड़ा मेथोडिकल होना पड़ेगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। सिर्फ अपनी कमीशन देख के और कहीं किसी वेंडर को फंसा दें, ऐसा नहीं करना है। एक अच्छे बायर्स का सेगमेंट सेलेक्ट करके उस हिसाब से ही अपने को अप्रोच करें। बाकी दूसरे एजेंट्स भी ऑलरेडी इस ट्रैक पे हैं, दे आर परफॉर्मिंग, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी एंड आई एम नॉट प्रेजिंग यू। ये फैक्ट है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, ज़्यादा मेथोडिकल होना पड़ेगा, ज़्यादा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। दोस्तों, जयपुर आना हो, गारमेंट्स खरीदना हो, सोर्सिंग ढूंढ रहे हो तो जयपुर में कंटिन्यूस फेयर होते जाते हैं। अभी 10-11 को जयपुर गारमेंट क्लब फेयर कर रहा है, फिर जकमा ट्रस्ट फेयर कर रहा है 17-18 फरवरी को। तो जयपुर में या समझिए CMI का फेयर है 15, 16, 17 जनवरी को, या इंडिया में 2 सीजन्स में फेयर होते हैं, एक स्प्रिंग समर फेयर होता है, एक विंटर सीजन फेस्टिवल फेयर होता है। तो आपको क्या लगता है इंडियन फेयर्स कितना अच्छा कर पा रहे हैं या लोग बाग कस्टमर कैसे अच्छा जुड़ पा रहा है? क्या सोर्सिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है बायर के लिए? 100% सर। देखिए CMI का एक लेवल अलग हो चुका है बिकॉज इट्स दे हैव बीन परफॉर्मिंग लास्ट 70 years, सो मेनी इयर्स। यस। जो आपने जगमा ट्रस्ट एंड जयपुर गारमेंट क्लब की बात करी है, ये जयपुर वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, क्योंकि इसमें भी सारे एजेंट्स का ही सपोर्ट है मेनली। आज आप मान लीजिए जैसे अगर मिश्री जगमा ट्रस्ट के शो में जाता है, कोई भी बायर आएगा तो वो एजेंट से ही कंफर्म करके करेगा, ऐसे हिट एंड रन नहीं दे सकता। तो एजेंट्स का सपोर्ट होने से ये दोनों शो जो हैं जयपुर के लिए बूम है। आप लोगों को डेफिनेटली इन शोज में पार्टिसिपेट करना चाहिए टू गेट गुड रिजल्ट्स। एंड देन CMI ऑफ कोर्स है ही, वो एक अपना अलग लेवल है, जैसा मैंने आपको बोला है। वी कैन नॉट कंपेयर बोथ दीज शोज विद CMI, इट्स अ डिफरेंट लेवल। तो बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा थॉट है जगमा ट्रस्ट का, बहुत अच्छा थॉट है जयपुर गारमेंट क्लब वालों का जो ये शो जयपुर में होस्ट कर रहे हैं। इससे वही वाली बात है जी जो मैंने आपको बताया सतीश जी के बेसिकली गारमेंटिंग शुड बी शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो इन जयपुर। यस, दैट्स इट। विंटर फेस्टिवल में राजस्थान कपड़ा व्यापार संघ जेस्टो भी फेयर करता है, जिसमें सूट, साड़ीज, रेडीमेड गारमेंट सभी रहते हैं। और जयपुर गारमेंट क्लब और जयपुर कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जनवरी फरवरी में फेयर और दोनों सीजन्स में करती है, विंटर्स और इसका। तो आप अगर बेस्ट सोर्सिंग चाहते हैं तो जयपुर के फेयर्स अटेंड करिए। आपको सभी तरह के गारमेंट चाहिए तो नेशनल फेयर्स, CMI, इस टाइप के फेयर्स आप अटेंड कीजिए। और फेयर से मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी अच्छे प्रोडक्ट को, और एक साथ आप 50, 100, 200, 400 स्टॉल्स पे आ जाते हैं, जो आपको मैन्युफैक्चरर मिलते हैं, ब्रांड्स मिलते हैं, क्वालिटी मिलती है। तो आप सोर्सिंग अगर बेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट सोर्सिंग एजेंट से मिलिए और फेयर्स अटेंड कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। तो डेफिनेटली आई एग्री कि शोज अटेंड करना बहुत, मैंने पहले भी बोला आपको इस पॉडकास्ट के दौरान कि भाई शोज आर एन एसेट बेसिकली फॉर अ फ्रेशर। जो नए एस्पिरेंट जो डोमेस्टिक का काम करना चाहते हैं उनके लिए शोज इज अ बूम, और वो उसमें क्या सेफ हो जाते हैं, अच्छा होता है। एंड आज आप यहाँ बैठ के आप गुवाहाटी, नेपाल और बेंगलोर के बाहर एक ही जगह पे नहीं ढूंढ सकते। मार्केटिंग ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी है, बट ये एक जो बेसिक थॉट प्रोसेस है ये बहुत अच्छा है। और जगमा ट्रस्ट जो है ये मैं आपको बता दूं, ये साल के 2 शो प्लान कर रही हैं। पिछले साल भी उन्होंने किया है, इस साल भी उन्होंने एक तो फरवरी में कर ही रहे हैं समर शो, प्लस अगस्त में, सितंबर में प्लान कर रहे हैं शो का। तो इट्स अ वेरी गुड थॉट, वेरी गुड मूव, एंड आई एम ऑलवेज विद द पीपल हु रियली वांट टू डू गुड फॉर द जयपुर फर्टर्निटी, यू नो। जयपुर के विकास के लिए दीवान साहब का हमेशा सहयोग रहा है। इन्होंने जयपुर में गारमेंट्स का जो चेंज देखा है, इन्होंने जो 4 डिकेड से मेहनत कर रहे हैं और अब डोमेस्टिक में इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और नए आने वाले आदमी के लिए एनी टाइम आप दीवान साहब के पास जा सकते हैं। और नई सोर्सिंग चाहिए या डिस्कशन करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई भी बात करनी है
तो ये हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। जैसा कि आपको पता है सीतापुरा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे आप गारमेंट राजस्थान गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन गेयर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इन्होंने बहुत लोगों को डेवलपमेंट सिखाया है, लोगों को विकास किया है और ये चाहते हैं नई से नई इंडस्ट्री डेवलप हो। तो एज ए स्टाइल इंडिया फैशन चैनल का एक ही मकसद है कि आप सबको रोज हर बार हर नए फैशन टाइकून से मिलाएं। तो जयपुर फैशन टाइकून जैसे मिस्टर राजीव दीवान हमारे साथ थे, आज मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और दिल से शुक्रिया करूँगा। इन्होंने जो हमें बातें सिखाई, हमें बताया, हमारे को फैशन के बारे में बताया, कोई एक्सपोर्टर बनना चाहता है या डोमेस्टिक करना चाहता है उसके बारे में समझाया। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। मैं एक बार और आपको बोलना चाहूँगा, हमारे फैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं दीवान साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि उनके जीवन में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा बिजनेस करते टाइम, बहुत इमोशनल मोमेंट, या कहीं पे ऐसा रुक गए हैं, कहीं पड़ाव आ गया, किसी का सपोर्ट, कोई एक ऐसी स्टोरी जो शेयर करना चाहते हो अपने लाइफ की, कोई स्टोरी शेयर कीजिए लोगों के साथ कि मैं उससे लोगों को सीखने को मिले, प्रेरणा मिले। या आपको एक बार कोई मन ऐसा रहता है कि भाई मेरे साथ उस समय ये बात हुई थी इस बिजनेस को लेके, तो आपका क्या एक कोई ऐसा स्टोरी आपके मन में है जिससे लोग बाग इंस्पायर हो या कुछ सीखें? दोस्तों स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, मगर जिस्ट जो है वो ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, एकदम एब्सोल्युटली राइट ट्रैक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी, कोई शॉर्टकट्स नहीं है जो मैंने बोला है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लाइक उसमें मैं एक कोट कर सकता हूँ। लाइक एक मेरा स्पेनिश बायर था, उस टाइम पे बहुत बुरे हालात में था मैं, वेरी बैड शेप। तो उसने कोई यूरो में ऑर्डर, उस वक्त मैंने आपको बताया लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती थी बायर के साथ और फैक्सेस पे सब काम हुआ करते थे। तो मैंने उसको प्राइस कोट करी, कोई 42,000 डॉलर का ऑर्डर था वो, डॉलर का जी। हम तो डॉलर्स में ही करते थे जी, इवन यूरोप में भी हम डॉलर्स में ही करते आए। और वो लेडी, एन ओल्ड लेडी, उस टाइम पे अराउंड 60-65 ईयर्स की थी। तो शी थॉट कि इट इज डॉलर्स, यूरो। तो वो 10-1 रुपए का फर्क होता था यूरो का, 10-12 रुपए का उस टाइम पे। तो उसने मेरे को यूरो भेज दिए जी, फैक्स पे आ गया डिटेल, ये मैंने डिस्पैच कर दिया। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये तो 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 7-8 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे। तो एक बार तो मन किया कि यार ठीक है यार अब आगे चलने दो, बट नहीं आए। मैंने उस लेडी को टैप किया, वो ओके ओके करके मैसेज फैक्स पे भेजती जाए, वो समझ ही नहीं रही। जो इंग्लिश की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली डेज, उस टाइम 89-90 की बात बता रहा हूँ। वो पैसे ही नहीं, उसने कोई जवाब ही नहीं आ रहा, आगे ऑर्डर भी नहीं आ रहा, कुछ भी। तो नेक्स्ट शो में जब मैं गया, शो में मिली थी वो मेरे को, दिल्ली IIGF में। तो नेक्स्ट शो में जब वो मेरे को मिली तो मैंने उसको, तब उसके साथ इंटरप्रेटर था, चांस की बात है कोई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इसने मेरे को ये ज़्यादा भेज दिए पैसे, माई प्राइस वॉज इन डॉलर्स एंड शी इज़ रिमिटेड मी यूरो। तो यूरो का तो उसने उस लेडी को बोला, वो आई डोंट नो वो क्या इम्पैक्ट पड़ा उस ब्रांड के साथ, उस हाउस के साथ। मैंने 5 साल जम के काम किया, यू नो, एब्सोल्यूट जो मैं प्राइस उसको दे दूं वो एक्सेप्टेबल था। एंड शी सेड कि मेरे को ये रियम्बर्समेंट नहीं चाहिए, इसको तो प्राइस में कम कर दे। उसको प्राइस में कम करके मैंने उसको वो माल दिया। तो यू नो ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, जैसे कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जी, और फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन के भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। कोई ऐसा बड़ा रिजेक्शन जो आपको लगा कि यार वो समय में मेरे को ऐसा हुआ? मैंने लंदन में ऑफिस डाल दिया था 93-94 में जी, और वहाँ मैंने अपनी टीम, अपने स्टाफ को भेजा। वो 96 में मुझे बंद करना पड़ा, वो बिल्कुल शटर हो गया था ऑफिस, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई लॉस्ट वेरी मच बिग मनी देयर, ज़ीरो हो गया था। और फिर वहाँ पे जो माल पड़ा हुआ था, मैंने सारी टीम को हटाया बिकॉज दे वर नॉन परफॉर्मिंग, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे एज पर द सेटिस्फेक्शन। अब माल तो पहुँच गया वहाँ, इधर मीटर सबके डाउन हो गए, बैंक के भी पैसे देने। तो आई वेंट टू लंदन, 7 महीने में लंदन रहा। मैंने थड़ियाँ लगाई वहाँ पे,
फ्लेयर मार्केट लगती है वहाँ हर वीक में 2-3, तो बाकायदा उसमें क्या वैन आती है, आपको आप अपने पीस उसमें डालो, लेके जाओ, वहाँ पूरा स्टॉल सेट करो, टेंट्स वगैरह आते हैं, स्टॉल लगा के वो माल वहाँ बेचा है अपने हाथों से एक एक पीस स्टॉक को रिलीज करने के लिए, ताकि बैंक की पेमेंट्स हो सके या मार्केट वालों की पेमेंट हो सके। दैट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फेज। मगर पीछे मुड़ के 7 महीने लगा रहा मैं वहाँ, जब ऑलमोस्ट सारा स्टॉक मेरा 70-80% लिक्विडेट हुआ, दो एट अ वेरी लेस प्राइस बट सारा पैसा मैंने बैंक को भेजा, टोटली 100%। बैंक वाला 25,000 रुपए मेरे छोटे भाई को हर महीने देता था, वो मैंने डील कर ली थी वही मैनेजर से कि मैं एको पैसा नहीं रखूंगा, आई विल सेंड ऑल दी मनी टू दी बैंक अगेंस्ट दी आउटस्टैंडिंग। ये 25,000 रुपए मेरे घर का खर्च है, मैं तो यहाँ लगा हुआ हूँ, तो वही साइड आई विल गिव। तो 25,000 मेरे छोटे भाई को देता था और मैंने वो सारा माल लिक्विडेट करके वो इनकी पेमेंट सब नक्की किया। देन कुछ एक बायर्स मिले जिनको मैंने कहा कि मेरे पर्सनलाइज टर्म्स हो ही जाते हैं, हालात ठीक नहीं है, बुरा हाल हो गया, तो दे गेव मी एडवांस पेमेंट 50%। वहाँ से फिर कैरियर की शुरुआत करी। तो बस वो यही है कि पीछे मुड़ के मतलब लगे रहो, मुन्ना भाई जो कहते हैं ना, फाइटिंग स्पिरिट, दैट डेडिकेशन, दैट थॉट प्रोसेस के गारमेंट लाइन में अपने आप को प्रूव करना है। बट इस सब डिबैकल के साथ जो मैंने सीखा वो पूरा सिस्टमेटिक वर्किंग सिस्टम, सारी डेवलपमेंट्स क्या है, स्टाइलिंग क्या है, हर कंट्री की देखिए अलग स्टाइलिंग है। आई टोल्ड यू जापान अलग है, अमेरिका अलग है, यूरोप अलग है। अब उसमें क्या है कि टीम सेट है, एक टीम है पूरी जो कि सिर्फ यूरोपियन मार्केट को देख रही है, डिजाइनर्स डेवलपमेंट सब करने वाली वो टीम ही अलग है, माइंडसेट। कह रहा वो मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, 1 मैन आर्मी भाई साथ में लगे रहो। बट अब जो मैं बता रहा हूँ, अब जो आए, तो अब जो नेक्स्ट टीम है वो सिर्फ जापान मार्केट देख रही है, जो थर्ड टीम है वो अमेरिका, कंट्री वाइज यू हैव टू स्प्लिट बिकॉज अब वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बेस चेंज हो चुका है, तो यू हैव टू हैव अ स्पेशलाइज्ड टीम फॉर दी स्पेशलाइज्ड मार्केट्स जैसे तो पहले आप वन मैन आर्मी तो वो हिट एंड रन ही होता था सतीश जी, क्योंकि लिए फीडबैक भी उस जमाने में इतने कोई फोरकास्ट नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। इट वाज ओनली लाइक हिटिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो प्रोसेस था, तो उसमें हिट एंड रन में भी चलते रहे। फॉरेन अमेरिका बहुत ट्रेवल किया, यूरोप बहुत ट्रेवल किया, साल में 3-4 महीने मैं बाहर रहता था, 2 महीने अमेरिका, 2 महीने यूरोप, टाइम ऐसा था वो। अपना आपका कौन सा मेन मार्केट है, जैसे अगर अपन बोले मामार्ट्स फॉर यूएसपी ऑफ मामार्ट्स? सर यूएसपी बेसिकली हार्ड वर्क है। आज भी मेरे दोनों बेटे जो मैं बोल रहा हूँ, वो दूसरा बेटा छोटे भाई का है, इज माय नेफ्यू जी, और डॉटर इन लॉ जो बोल रहा हूँ वो उसकी वाइफ है जी। तो दोनों बेटे, दोनों बहुरानियाँ, स्टिल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, 12 to 15 hours a day. I am still working 12 to 15 hours a day. Everybody is workaholic, और इस लाइन में ये होना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। आप ज़्यादा ऑटोमेशन कर नहीं सकते, टू अ सर्टन लेवल येस, विच एवरीबडी शुड डू, करना चाहिए, बाकी अदरवाइज इट इज़ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जयपुर कोई भी गारमेंट फैशन डिजाइनिंग सीख के आता है, उसका एक सपना होता है मैं मामार्ट्स में जाके ट्रेनिंग करूं, या मामार्ट्स उसको किस तरह से सपोर्ट करती है उन ट्रेनर्स को, फैशन डिजाइनर्स को। तो आपके यहाँ जो फैशन डिजाइनर्स आते हैं, नए आते हैं बच्चे सीखने के लिए या ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है? और सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी हमने एजेस, गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ सीतापुरा जो हमारी है, जिसका मैं मेंटर हूँ, हमने ATDC के साथ टाइप किया जी, अपैरल ट्रेनिंग जो अपना यस, उनके साथ टाइप किया है। अभी हमने अपने ही स्टाफ को जो अपग्रेड होना चाहते हैं बच्चे, जिनमें जज्बा है, जिनमें विल है, उन सबको हमने अराउंड 45 स्टूडेंट्स हमने पूरे सीतापुरा से 5-7 10 ऐसे करके हम सब ने वहाँ भेजे हैं। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, 45 डेज ट्रेनिंग है, वेरियस लाइक पैटर्न मेकिंग,
क्वालिटीज, अपग्रेडेशन ऑफ द लोअर लेवल, यू नो, जी जी लैब टेस्टिंग, इस तरह से सबने ये सब किया है कि अपने बंदों को अपग्रेड करें। प्लस सीतापुरा में हमने लोढ़ा साहब की वजह से, लोढ़ा इम्पेक्स वाले जो दलपत जी लोढ़ा है, उनके सपोर्ट से उन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड करी। वहां पे हमने ट्रेनिंग सेंटर खुद का अपना खोला है एजेस ने। वंडरफुल। For anybody who wants to come into the garment line, whether stitching or quality or finishing or whatever, उन सब की क्लासेस वहाँ अपने टीचर्स रख के उनको फीस दे के संस्था उसको चला रही है। That is free for or the charge for very nominal money charges के साथ, फीस के साथ हमने वो किया है जी। ATDC का जो है that is again very nominal but to be borne by the people who are sending their students, you know, their staff। तो एक स्पिरिट है कि हाँ भाई बंदे क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे लाइन में, जो मैं तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ और ये प्रोसेस बहुत टाइम से करना चाहता था। पहले गियर का मैंने टाइप कराया ATDC से, बट वो ड्यू टू सम रीजंस वो इतना चल नहीं पाया रेगुलरली, तो अब मैंने ATDs का, एजेस का टाइप करवाया एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। इनका सीतापुरा में ऑफिस था जो कि बंद पड़ा था ATDC का, हमने वो स्टार्ट करवा दिया है और वहाँ से पूरा हमने उनको बोल दिया 45-60 डेज प्रोग्राम कोर्स के हिसाब से जो ट्रेनिंग पीरियड है, हम आपको रेगुलर बच्चे देंगे, आप ये इंस्टीट्यूट चलाओ फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द यू नो टेक्नोक्रेसी इन जयपुर। तो वो प्रोसेस ऑन है, ये सब कर रहे हैं, चल रहा है। अब ये तो गारमेंट लाइन है जी, इसमें तो चलते रहो तो एवरी डे इज अ न्यू डे, यू नो। फैशन में कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता, फैशन में कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता, वो भी एक प्रोसेस है जी। अब डिजाइनर्स, मर्चेंडाइजर्स, जो आपने बोला इंटर्न्स आती हैं, सेकंड पॉइंट वाज दिस। यस, इंटर्न्स हमने तो ओपन बोला हुआ है, हमारे पास तो हरियाणा तक से, पंजाब तक से इंस्टीट्यूट अप्रोच करता है एजेस को, हमारी संस्था को जी। फिर वो हमें बताती हैं और हम उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत आई मीन एवरी टाइम, एनी गिवन टाइम 40 से 50 बच्चे मेरी फैक्ट्री में, उनको ग्रूम करते हैं। हम ग्रूम कैसे करते हैं, जो हमारी टीम है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हेड मर्चेंडाइजर है, इफ शी इज इनटू मर्चेंडाइजिंग, तो हेड मर्चेंडाइजर के अंडर उसको दे दिया बच्चों को, तो 5, 7, 8 बच्चों को। जो डिजाइनर्स हैं उनको हेड डिजाइनर के अंडर में दे दिया कि भाई उनकी भी पूरी टीम है फॉर ट्रेनिंग। यस, जो प्रोडक्शन देखना चाहते हैं बच्चे, उनको प्रोडक्शन में दे दिया इंचार्ज के अंडर। तो इस तरह से ग्रूमिंग का प्रोसेस ऑन है और इनमें से 20-25 बच्चे एट एनी गिवन टाइम मैमार्ट को ज्वाइन करते हैं ट्रेंड होने के बाद। तो ये है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू नो पीपल हु रियली वांट टू प्रूव देमसेल्फ। यस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एजिस ने और दीवान साहब ने, जिस तरह से वहाँ के मेंटर हैं, सभी बच्चों को, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को, कोई भी फैशन वर्ल्ड में आना चाहता है उसको सपोर्ट करते हैं। मोर देन वेलकम। यस यस यस, थैंक यू। तो दीवान साहब हमारे फैशन के, जो गारमेंट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े टाइकून हैं और स्टाइल इंडिया फैशन चैनल में आए, उसमें बहुत अच्छा लगा। और स्टाइल इंडिया फैशन चैनल जो डोमेस्टिक सोर्सिंग जो भी चाहता है उसको श्री राधा कृष्ण एजेंसी के थ्रू सोर्स कर सकता है। किसी भी तरह का जयपुर से, इंडिया से कोई भी गारमेंट चाहिए, फैब्रिक चाहिए, तो उसके हम लोग सोर्सिंग एजेंट हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर कोई चाहता है कि मैं नई इंडस्ट्री गारमेंट की डेवलप करूं, तो उसका भी हम लोग, उसको भी सपोर्ट करते हैं, उसका प्रोसेस पूरा सिखाते हैं और कैसे जीरो से पूरा प्रोडक्शन होने, सेलिंग तक पूरा राधा कृष्ण एजेंसी उसको डेवलपमेंट देखती है। उसका नॉमिनल फीस है। अगर आप कोई गारमेंट इंडस्ट्री में अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आइए, उसके लिए हम बहुत सपोर्ट करेंगे। कोई भी एजेंट चाहता है मैं एजेंसी का बिजनेस सीखना चाहता हूं, या वो डेवलपमेंट चाहता है, तो कभी भी वो अपना कोई भी उसका क्वेश्चन हो तो नीचे रिमार्क्स में लिख सकता है, उसका रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। आज जैसे राजीव जी मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा कि सर का इतना बड़ा ऑरा है, इतना एक्सपीरियंस है गारमेंट इंडस्ट्री में, मतलब समझिए जयपुर में, अगर राजस्थान में एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो किंग बोलेंगे तो राजीव जी है। राजीव जी ने अपने आप को राजीव दीवान साहब बनाया, उसके पीछे ये सुबह जैसे उठते हैं या रात को सोते हैं तो इनको क्या थॉट्स आते हैं, क्या इनका फीलिंग रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, मतलब एक बार बताइए आप अपने, आपका जो इतना बड़ा ऑरा बना है उसके पीछे क्या राज है? सर बेसिकली क्या है कि हाउ यू टेक लाइफ, हाउ यू टेक योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज अच्छाई में तो सबके ओरे बन सकते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं मेरा ओरा बना है, आई डोंट नो, बट
बुराई में इंसान को उस फेज से निकलने का जो वो स्पिरिट है वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान में। और इनिशियली तो देखिए सबको स्ट्रगल और बुराई मिलती है, तो उस फेज में आप परफॉर्म करके कैसे निकलते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सुबह उठते ही मैं तो कहता हूँ परमात्मा जब तक तू चलाएगा चलूंगा, 18 घंटे क्या 24 घंटे काम बोलेगा करूंगा, तेरे ऊपर है, तू चलाता जा, रुकूंगा नहीं। बुराई आ रही है कोई बात नहीं, तो टेस्ट कर रहा है कर ले। अल्टीमेटली तो देखिए पैसा जो है ना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, पैसा कमाया नहीं जाता कभी जी। ये जो ऑरा, ये पर्सनालिटी, ये जो थॉट प्रोसेस, ये जो वर्किंग, विल पावर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये सब अगर आप रखते हैं थोड़ा थोड़े पार्ट में भी, तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। पैसा कहाँ जाएगा? पैसे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास आना ही है। तो पैसा कभी कमाया नहीं जाता। ये सारी चीजें जो है इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चीजें मैनेज कर ली तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, आपका काम फर्स्ट क्लास चलेगा। बिकॉज लोअर पैच फेज में अगर आपने इन सब चीजों को पकड़ के और आपने उस फेज से निकल गए, सक्सेस हैज टू कम, कोई ऑप्शन नहीं है। ओरा आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओरा को आना ही है। हाँ, कुछ एक लोगों का चेहरा ऐसा होता है जो स्पेशल ओरा आ जाता है, तो मे बी आई एम ब्लेस्ड विद दैट। बट एंड ऑफ द डे पैसे के पीछे कभी नहीं भागना जिंदगी जी। आजकल जो यंगस्टर्स हैं ये क्या है कि शॉर्टकट, फटाफट आ जाए पैसा, नहीं, that is not the right way. Right way is to learn from your experiences, failures से सीखने के बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी तो you will be a humble, honest and genuine man. मेरा ऐसा सोचना है। तो failure is very very important in life. सतीश जी, mind it. जी सर। Immediate success is always bad. फेलियर रहेगा, ग्रास रूट लेवल से आदमी जुड़ा हुआ होगा, स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, पॉजिटिविटी लाएगा, एनर्जी गेन करेगा, डेडिकेशन रखेगा, ही हैज टू सक्सीड। टाइम इज द ओनली थिंग। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है सक्सेस हैज टू कम फॉर श्योर। बट कीप योर माइंड सेट, योर विजन, योर थॉट प्रोसेस वेरी पॉजिटिव, दैट्स इट। जी, बोलते हैं एक्सपोर्टर्स गारमेंट में क्या है, डेड स्टॉक हो जाता है, या कभी कोई डेड स्टॉक होता है, या कोई शिपमेंट लेट हो जाती है, बायर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है कि उससे कैसे कम आउट किया जाए? क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को देखा है, उनकी शिपमेंट्स लेट हो गई तो वो लोग एकदम जीरो पे आ गए या माइनस में भी आ गए। सर देखिए, जो आपने टाइम्स का बोला, पर कभी कोई डेड स्टॉक होता है सर, या गारमेंट में या होता है 100%, या गलत माल बच जाता है? गलत माल बन जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है क्वालिटी की, टाइम पे नहीं जाता। देखिए बायर्स आपको वहाँ पे फॉरेन में टाइम का बहुत बड़ा एक मसला है। यू हैव टू ऑनर दी एलसी कंडीशंस, और इवन इफ नॉट एलसी, आपने जिस कंडीशंस पे आप वैसे भी अगर माल दे रहे हैं, उन कंडीशंस को आपको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कॉम्प्लायंसेस जो ये लोग बायर्स कहते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ दैट, इट्स अ प्रोसेस। कि अगर आपने कॉम्प्लायंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि पूरे सिस्टम्स बायर के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं, उसमें प्रोडक्शन के भी सारे नॉर्म्स हैं, तो वो अगर आपने वो नॉर्म्स फॉलो किए हैं तो 99.99% यू आर थ्रू। बट कई बार होता क्या, इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं, त्यौहार आ गया जी, बारिश हो गई, कपड़ा नहीं प्रोसेस हुआ, you know there are certain unforeseen conditions. त्योहार of course as you know it के त्योहार है, you have to be conscious. डिलीवरीज आप अपना उस हिसाब से वो करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट में आने से पहले। एंड यस, कैंसिलेशंस हैं जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप टाइम पे नहीं दे पा रहे, अगर क्वालिटी का इशू है, शिपमेंट आपकी पास नहीं हो रही, बायर हैज गॉट नो ऑप्शन, बायर की कोई गलती नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फॉल्ट है, आई एम सॉरी, वो झेलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसमें। यू हैव टू मेंटेन दी स्टैंडर्ड, मीट दी स्टैंडर्ड्स, यू नो। वो एक्सपोर्ट्स में इसीलिए टफ है। पेमेंट वाला तो सेकंड इशू है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है ना शिपमेंट्स का, दैट इज रियली, वो बहुत सिखाता है। जी, बहुत बहुत थैंक यू। आज हमने दीवान साहब के साथ
गारमेंट एक्सपोर्टर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गुड फेजेस है, सक्सेस कैसे आती है गारमेंट इंडस्ट्री में। आप फैशन में अगर डोमेस्टिक ब्रांड भी बनाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट में सर्वाइवल करना चाहते हैं, अपने को क्या नॉर्म्स चाहिए, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हमने ये सब सीखा, अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस देखा। और जो दीवान साहब का ऑरा है वो एक सच्चाई का एक प्रतीक है। इसलिए मैं दीवान साहब को फिर एक बार बहुत बहुत जयपुर राजस्थान की तरफ से, सभी हमारे दर्शकों की तरफ से धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने हमारे को इतना बड़ा समय दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सतीश जी वंस अगेन। एंड मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़रूर देखें। यू विल बी बेनिफिटेड ऑनेस्टली, नॉट दैट कि मैं आया हूँ यहाँ और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे दिस चैनल, दिस स्टाइल इंडिया फैशन जो है, इट्स गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। वन शुड हैव द फील ऑफ इट, अवेयरनेस, यू नो। बहुत 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 इंटेलिजेंट आदमी है ये तो मैं तो ऐसे ही दीवान से दीवान साहब बन गया। ही रियली वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही इज रियली बेंट अपॉन मेकिंग द स्टाइलिंग एज द मेन फोर्स इन जयपुर। थैंक यू दीवान साहब, थैंक्स अ लॉट।